तो हे गाइस, द सुपर हीरो सीजन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार आज से हम अपने चैनल पे एक मार्वल की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हर दिन हम मार्वल की एक मूवी को 20 मिनट के अंदर रिकैप करने वाले हैं। तो यार मैटर नहीं करता कि आपने मार्वल की मूवीज नहीं देखी है या फिर पूरी की पूरी देख ली है। तो गाइस आज हम मार्वल की सबसे पहली मूवी आयरन मैन का रिकैप करने वाले हैं। तो गाइस मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो सीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस एरिया से। तो यार यहीं पे हम यूएस मिलिट्री का एक काफिला देखते हैं जो कि एक आर्म्स डील के लिए जा रहे होते हैं, और इस काफिले में शामिल होता है एक जीनियस प्लेबॉय बिलियनर टोनी स्टार्क। तो गाइस टारगेटेड लोकेशन पे पहुंचने के बाद टोनी स्टार्क अपने जेरिको मिसाइल्स का शोकेस करता है और हमें यार ये आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है। For your consideration, the Jericho. इसके बाद टोनी स्टार्क ओबेडाया स्टीन को कॉल करके इस डील के कंफर्मेशन की जानकारी देता है। तो यार डील फाइनल होने के बाद टोनी स्टार्क ठीक उसी गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए निकल रहा होता है। इस बीच रास्ते में उनके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसमें यार टेररिस्ट ताबड़तोड़ इनकी गाड़ियों पे एक के बाद एक ग्रेनेड्स लॉन्च कर देते हैं। तो गाइस उस अटैक से बचने के लिए टोनी स्टार्क जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, वो नोटिस करता है कि उसके सामने ही उसी की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक मिसाइल सामने ही गिरती है, और यार वो इससे पहले कि रिएक्ट करता वो मिसाइल वहीं फट जाता है, और गाइस उस ब्लास्ट से निकले लोहे के टुकड़े टोनी स्टार्क के बॉडी में घुस जाते हैं, जिससे यार वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो यार इसके बाद हमें 36 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क को आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इधर हमें एक और बात पता चलता है कि इस स्टार्क इंडस्ट्रीज की शुरुआत टोनी स्टार्क के पिता यानी हावर्ड स्टार्क और ओबेडाया स्टीन ने मिलकर की होती है, और इस स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर आर्म्स डीलिंग के साथ साथ ये लोग और भी बहुत सारे इन्वेंशंस किया करते थे। थोड़ी देर बाद वो अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है, जिसमें यार जाहिर था कि टोनी स्टार्क ही इस अवार्ड को जीतने वाला है। तो यार टोनी स्टार्क के वहाँ पर नहीं होने के कारण ओबेडाया स्टीन उसका अवार्ड कलेक्ट करता है, और इधर हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क एक कसिनो में बैठा जुआ खेल रहा होता है। तो यार तभी टोनी का दोस्त जेम्स रूड वहाँ पे पहुँचता है उस अवार्ड को लेके, जिसे यार टोनी लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि यार टोनी ठहरा जीनियस आदमी, उसके पास अवार्ड्स की भरमार है। जिस पर वो जेम्स रूड से ये कहता है कि उसके पास घर पे पहले ही बहुत सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं, इसे और रखने के लिए जगह घर में बिल्कुल भी नहीं है। तो यार टोनी स्टार्क जैसे ही वहाँ से बाहर निकल रहा होता है, उसकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट से होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टीन, जो कि यार बहुत टाइम से टोनी स्टार्क का इंटरव्यू लेना चाहती थी। तभी यार वो टोनी स्टार्क से ये कहती है कि असल में जो आप ये हथियार का बिजनेस कर रहे हैं वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यार इस क्वेश्चन को सुन के टोनी स्टार्क कुछ ऐसा जवाब देता है कि क्रिस्टीन दूसरे दिन सीधे टोनी के घर में उठती है, और जब इधर टोनी स्टार्क की नींद खुलती है तब उसे उसकी असिस्टेंट पेपर पॉट्स ये बताती है कि आपकी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अफगानिस्तान में। और यार ये वही मीटिंग होती है जिसमें यार टोनी स्टार्क के एल लगने वाले थे। इसके बाद यार टोनी स्टार्क अपने प्राइवेट जेट में बैठ के अफगानिस्तान के लिए निकल जाता है, और इसके बाद क्या होता है ये तो हमने कहानी के शुरुआत में देख ही रखा है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। तो यार टोनी यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड दिखाई दे रहा होता है, और इसके बाद यार टोनी को जैसे ही होश आता है कि सीधे से कुछ वायर्स निकल के एक बैटरी से जुड़े होते हैं। वो अपने पास खड़े इंसान यंसन से ये पूछता है कि असल में यहाँ पे हुआ क्या था। तो यार यंसन टोनी स्टार्क को ये बताता है कि उस ब्लास्ट के बाद टोनी स्टार्क की बॉडी में उस बॉम्ब के सेल्स घुस चुके थे। तो यार यंसन ने बहुत सारे लोहे के टुकड़े को टोनी स्टार्क की बॉडी से तो निकाल दिया था, मगर कुछ टुकड़े आप भी ऐसे थे जो कि टोनी के हार्ट के लिए सही नहीं थे, जिस वजह से उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के टोनी स्टार्क के सीने से उसे कनेक्ट कर दिया है, ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उन लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच के रखे। और इसके बाद यार उन लोगों का हेड वहां पहुंच जाता है, जो कि टोनी स्टार्क से ये कहता है कि हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है, अब तुम्हें हमारे लिए जेरिको मिसाइल्स बनानी होंगी। टोनी शुरुआत में उनको मना करता है, जिसके बाद वो आदमी टोनी को उस गुफा से बाहर निकाल के ये दिखाता है कि तुम्हारी सारी की सारी मिसाइल्स हमारे पास है। अब ये सब देखते हुए टोनी मजबूरी में हाँ कर देता है, और उसके बाद यार टोनी स्टार्क और यंसन एक दूसरे से ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी यंसन टोनी स्टार्क को ये आइडिया देता है कि यार उन दोनों को मिलके कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो कि बुलेट्स को रोक सके, जिस पर यार टोनी फौरन एग्री कर देता है, और ये दोनों उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। तो यार यहाँ पे टोनी स्टार्क के सामने ये चैलेंज आता है कि असल में वो लोग सूट तो बना लेंगे, मगर उसे पावर कैसे करेंगे, और जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए टोनी स्टार्क को ज्यादा टाइम नहीं लगता, और वो फौरन सारे मिसाइल से पैलेडियम धातु निकाल लेता है, और यार उस पैलेडियम को पिघला के वो अपने लिए एक काइंड ऑफ आर्क रिएक्टर बना लेता है, जो कि एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह टोनी स्टार्क को टेम्पररी ही सही मगर अच्छी खासी
एनर्जी दे सकता था और समय समय पे वो टेररिस्ट टोनी स्टार्क और येंसेन को उनके काम के लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध करा रहे होते हैं। और यहीं पे हमें बताया जाता है कि वो टेररिस्ट ग्रुप 10 रिंग्स के लिए काम करते हैं और ये 10 रिंग्स कौन है ये आगे आपको पता चल जाएगा। और वो टेररिस्ट टोनी स्टार्क और येंसेन पे अपनी नजर 24 घंटे बनाए रखे होते हैं, मगर फिर भी यार उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आखिरकार टोनी और येंसेन बना क्या रहे हैं। और फाइनली यार वो दिन आ जाता है जब टोनी स्टार्क और येंसेन की मेहनत रंग लाती है और वो फाइनली इस सूट को बनाने में कामयाब रहते हैं। मगर यार तब तक उन टेररिस्ट को भी पता चल चुका था कि आखिरकार ये मिसाइल नहीं बल्कि कुछ और है। इसके बाद वो फौरन टोनी स्टार्क की तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर यार यहाँ पे येंसेन अपनी समझदारी दिखाते हुए टोनी को अपना सूट कंप्लीट करने के लिए कह देता है और वो टेररिस्ट को संभालने के लिए एक फ्लेम थ्रोवर लेके निकल जाता है। मगर यार टोनी के लिए रास्ता क्लियर करते हुए येंसेन अपनी जान गंवा बैठता है और इस चीज से गुस्सा होके टोनी सबको मारते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के साथ ही सबसे पहले टोनी स्टार्क अपने हथियारों को वहाँ पे जला देता है, जिससे यार वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो अपने थ्रस्टर्स ऑन करके वहाँ से उड़ जाता है। मगर यार बीच रास्ते में ही टोनी का थ्रस्टर जवाब दे देता है और टोनी सीधे एक रेगिस्तान में क्रैश लैंडिंग करता है। और यार टोनी की क्रैश लैंडिंग के बाद उसका बनाया हुआ मार्क 1 आर्मर बुरी तरीके से तहस नहस हो जाता है और फिर वो रेगिस्तान में ही आगे चलने का फैसला करता है। और इधर जेम्स रूड्स फाइनली टोनी स्टार्क को ढूंढते हुए उस रेगिस्तान में पहुंच जाता है और इसके साथ ही टोनी स्टार्क को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। इधर टोनी स्टार्क जैसे ही कैलिफोर्निया पहुंचता है वो अपने सिक्योरिटी चीफ हैप्पी होगन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए कहता है और इसके बाद टोनी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है वहाँ उसका स्वागत ओबिडाया स्टेन करता है और उसके बाद वहाँ पे मौजूद बहुत सारे रिपोर्टर्स टोनी से एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। तो यार यहाँ पे रिपोर्टर्स का क्वेश्चन ये होता है कि टोनी स्टार्क के साथ आखिरकार अफगानिस्तान में हुआ क्या और उसके बाद वो वहाँ से कैसे निकले। टोनी अपने आंसर देने से पहले वहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है और इसके बाद वो खुद भी नीचे बैठ के ये बताता है तो जब वो अफगानिस्तान में होता है तब उसके ऊपर उसी के कंपनी के हथियार से ही अटैक हुआ होता है। तो इसके बाद टोनी वहाँ पे मौजूद सारे लोगों से ये कहता है कि वो अब अपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज की आर्म्स डीलिंग फैसिलिटी को बंद करने वाला है। तो इस बात को सुनते ही ओबिडाया स्टेन थोड़ा सा पागल हो जाता है और वो टोनी को समझाते हुए ये कहता है कि टोनी के साथ अभी जो भी हुआ है उसके कारण वो बहकी बातें करने लगा है, जिस वजह से वो टोनी को आगे समझाएगा और इसके बारे में बाद में फैसला लेगा। और इसके बाद ओबिडाया स्टेन अकेले में जाके टोनी स्टार्क से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ अफगानिस्तान में हुआ क्या था। तो जिस पर टोनी ओबिडाया से कहता है कि उस पर स्टार्क इंडस्ट्रीज के ही हथियार से अटैक हुआ था, जिस वजह से वो किसी तरीके से मरते मरते बचा। वो तो भला वो टोनी के बनाए हुए आयरन सूट का, जिसकी हेल्प से टोनी उस केव से बाहर निकल पाया। टोनी आगे ओबिडाया को ये भी बताता है कि उस सूट को पावर देने के लिए उसने मिनिएचर आर्क रिएक्टर बनाया था और जिसके बाद टोनी अपना शर्ट का बटन खोलता है और उस आर्क रिएक्टर को ओबिडाया स्टेन को दिखाता है और इसे देखते ही ओबिडाया स्टेन टोनी से ये कहता है कि ये तो काफी शानदार खोज है और इसे हमें दुनिया के सामने लाना चाहिए। मगर टोनी उसकी बात को टाल देता है और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद टोनी अपने पुराने आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव करके एक नया आर्क रिएक्टर बनाने में लग जाता है। और यार टोनी काफी जीनियस होता है तो वो इस काम को काफी जल्दी कर लेता है। मगर यार यहाँ पे नए आर्क रिएक्टर को अपनी बॉडी में लगाने के लिए वो अपनी सेक्रेटरी पेपर पॉट से हेल्प लेता है। और इसके बाद यार हमें उन टेररिस्ट को वापस से एक बार दिखाया जाता है जो कि टोनी के टूटे हुए मार्क 1 आर्मर के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। और इधर टोनी अपने नए आर्क रिएक्टर के बनने के बाद अपने नए सूट पे भी काम शुरू कर देता है और इस सूट को वो नाम देता है मार्क 2 आर्मर। और इसके बाद टोनी की इंटेंस टेस्टिंग और हिट एंड ट्रायल मेथड्स के बाद टोनी फाइनली अपना मार्क 2 आर्मर बना ही लेता है। और इसके बाद सूट के कंप्लीट होते ही वो फौरन इसकी टेस्टिंग के लिए अपने सूट में उड़ते हुए आसमान में चला जाता है। और इसके बाद टोनी अपने एआई असिस्टेंट जार्विस से इस सूट की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए कहता है। तो यार हाईएस्ट परफॉर्मेंस मोड पे जाने के बाद टोनी अपने सूट की मदद से ऊपर ऊपर और भी ऊपर जाते रहता है। मगर यार 81,000 फीट पे जाने के बाद उसका सूट फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से वो नीचे फ्री फॉल करने लग जाता है। और यार यहाँ पे टोनी के थ्रस्टर्स बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे होते। मगर यार किसी तरीके से टोनी स्टार्क अपने सूट को फोर्स रीस्टार्ट करके अपने सूट को वापस से नॉर्मल कर लेता है। उसके बाद टोनी अपने सूट को लेके वापस से अपने घर आ जाता है। तो यार यहाँ तक टोनी समझ चुका था कि अगर उसे ज्यादा ऊपर उड़ना है तो उसे अपने सूट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और वो वापस से एक बार इन्हीं चेंजेस को करने के लिए लग जाता है। और वो अपने पूरे के पूरे सूट डिजाइन को चेंज करके उनमें यार टाइटेनियम और गोल्ड का यूज करता है। तो इसके बाद टोनी को पता चलता है कि ओबिडाया स्टेन ने एक पार्टी रखी होती है। तो बस फिर क्या था, टोनी निकल पड़ते हैं अपनी ऑडी लेके उस पार्टी की तरफ और वहाँ पहुँच के वो पेपल पॉट्स के साथ डांस कर ही रहे होते हैं कि इतने में वापस से वो रिपोर्टर टोनी को मिलती है
और वो बताती है कि जिन जेरिको मिसाइल्स को टोनी ने यूएस मिलिट्री को बेचा हुआ होता है, वो जेरिको मिसाइल्स असल में उन टेररिस्ट के हाथ लग चुकी है और वो टेररिस्ट ने इन सारे हथियारों के ऊपर गुलमीरा नाम के गांव में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया होता है। तो यार यहाँ पे टोनी अच्छे से समझ चुका था कि इसके पीछे ओबेडाया स्टेन का हाथ है और वो फौरन ओबेडाया स्टेन के पास जाके इस बात को पूछता है कि आखिरकार उसने उन अफगानियों को वो मिसाइल्स क्यों बेची। तो इस पर ओबेडाया स्टेन टोनी को कहता है कि ये बिजनेस है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और इसके बाद गुस्से में आग बबूला टोनी अपने घर जैसे ही आता है, वो अपनी मार्क III आर्मर को पहनते हुए टीवी पे न्यूज देख रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि उस गुलमीरा नाम की जगह पे टेररिस्ट ने कब्जा करके वहां पे मौजूद सारे लोगों को एक एक करके मार रहे होते हैं। और फिर क्या था भाई, टोनी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो वहां जाके खुद से ही वो मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करके आएगा। तो टोनी अपने मार्क III आर्मर के साथ पूरी तरीके से सूट अप होके हवा में उड़ता हुआ अफगानिस्तान के लिए निकल पड़ता है और उस गांव में पहुंचने के बाद वो यार वहां पे मौजूद सारे टेररिस्टों की बैंड बजा देता है और इसके साथ ही वो वापस आ ही रहा होता है कि तभी उस पर एक मिसाइल से अटैक होता है। तब टोनी को ये रियलाइज होता है कि अभी भी उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स बचे हुए हैं और उसके बाद यार हमें ये बैड सीन देखने को मिलता है। और इस धमाके के बारे में यार एडवर्ड एयरफोर्स बेस में बैठे कुछ ऑफिसर्स को भी पता चल जाता है। तो यार वो ऑफिसर्स ये बात पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो कौन सा जेट है जो कि ये एक्सप्लोजन करके आ रहा है। मगर यार वो कोई जेट नहीं बल्कि टोनी स्टार्क खुद होता है और साइज में काफी छोटे होने के कारण वो रेडार के पकड़ से भी बाहर होता है। और इसके बाद यार 2 जेट टोनी के पीछे लग जाते हैं, मगर किसी तरीके से टोनी उन दोनों जेट से बचता हुआ वहां से निकल जाता है और हवा में ही उड़ते हुए टोनी अपने दोस्त जेम्स रोड्स को फोन लगाता है और उसे बताता है कि रेडार पे दिखने वाला वो जेट और कोई नहीं बल्कि टोनी खुद है। इसके बाद यार पब्लिकली हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेम्स रोड सबको ये बताता है कि अफगानिस्तान में हुए इस विस्फोट के पीछे अफगानिस्तान के ही किसी दुश्मन देश का हाथ है। और ये न्यूज जब ओबेडाया के कानों तक पहुंचती है तो ओबेडाया फौरन टेररिंग से मीटिंग के लिए चल देता है। तो वहां पे वो पहुंचते ही सबसे पहले ये जानकारी लेता है कि आखिरकार वो कौन था जिसने यहाँ पे तबाही मचाई थी, जिस पर टेररिंग्स के आदमी उसे बताते हैं कि वो टोनी ही था जिसने यहाँ तबाही मचाई और अब वो तुम्हारे भी पीछे आने वाला है। और इसके बाद वो आगे ये भी बताता है कि टोनी के बनाए हुए मार्क I आर्मर है जिससे तुम उससे बच सकते हो। मगर यार इस मार्क I आर्मर के बदले वो ओबेडाया स्टेन से एक मोटी रकम चाहते थे। और इसके बाद ओबेडाया स्टेन टेररिंग्स को धोखा देके वहां से वो सूट और उसका ब्लूप्रिंट लेके निकल जाता है। और इधर दूसरी तरफ टोनी का शक अब यकीन में बदल चुका था कि इन पूरे के पूरे टेररिस्ट एक्टिविटीज के पीछे ओबेडाया स्टेन का हाथ है। तो यहाँ पे टोनी पेपर पॉट्स की मदद लेता है ओबेडाया स्टेन के कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी निकलवाने के लिए, क्योंकि यार टोनी को ऐसा लग रहा होता है कि अगर स्टार्क इंडस्ट्रीज की कोई इंपॉर्टेंट जानकारी ओबेडाया स्टेन के पास है तो वो चाहेगा तो उसे टेररिस्ट के पास भेज सकता है। और ये चीज न केवल स्टार्क इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि पूरे इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। और उसके बाद पेपर पॉट सीधे ओबेडाया के ऑफिस पहुंचती है और उसके लैपटॉप में एक पेन ड्राइव इंसर्ट करके सारा का सारा डेटा कॉपी करने लग जाती है। और वो ओबेडाया के कंप्यूटर को एक्सेस कर ही रही होती है कि इतने में उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि टोनी के किडनैपिंग के पीछे ओबेडाया स्टेन का ही हाथ होता है। और यहाँ पे यार ओबेडाया स्टेन टोनी को किसी तरीके से अपने रास्ते से खत्म करवाना चाहता था और यार फाइल ट्रांसफर कंप्लीट होने ही वाला था कि इतने में ओबेडाया स्टेन वहाँ पे पहुंच जाता है, जिससे यार पेपर पॉट्स काफी पूरी तरीके से घबरा जाती है। मगर यार वो काम रह के इस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और इसके फौरन बाद किसी तरीके से बहाना बना के वो वहां से निकल जाती है। और वहां से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात होती है फिल कोल्सन से, जो कि यार सील्ड का एक एजेंट होता है और वो ये जान रहा होता है कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। जिसके बाद वो पेपर पॉट से कहता है कि उन्हें टोनी स्टार्क से एक मीटिंग अरेंज करनी है। तो इस वक्त पेपर पॉट्स काफी डरी हुई होती है, जिसके कारण से वो फौरन फिल कोल्सन को हाँ कह देती है। और उधर ओबेडाया स्टेन अपने कंप्यूटर को देख के ये समझ चुका था कि पेपर पॉट्स ने पूरा का पूरा डेटा उसके कंप्यूटर से डाउनलोड कर लिया है और अब किसी भी वक्त टोनी यहाँ पे पहुंच सकता है और ओबेडाया का राज सबके सामने ला सकता है। तो वो फौरन अपने साइंटिस्टों से जाके ये पूछता है कि जिस आर्क रिएक्टर पर तुम लोग काम कर रहे हो वो आखिर कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो वो साइंटिस्ट ओबेडाया को बैड न्यूज देते हैं। तब ओबेडाया अपना आइकॉनिक ये डायलॉग मारता है, Honestly, it's impossible. Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. और ओबेडाया की बात सुन के वो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो टोनी स्टार्क नहीं है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आर्क रिएक्टर का साइज छोटा कर सके। तो थक हार के ओबेडाया सीधे मैलिबू टोनी स्टार्क के मेंशन पहुंच जाता है
और टोनी स्टार्क के ऊपर भी वो अपना सीक्रेट वेपन यूज करके वो उसके आर्क रिएक्टर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और जब टोनी को होश आता है तब वो देखता है कि उसके पास उसका आर्क रिएक्टर नहीं है और इस वजह से उसकी हालत काफी खराब होती जाती है। मगर तभी उसे याद आता है कि पेपर पॉट्स ने उसे उसका पुराना आर्क रिएक्टर फ्रेम करा के दिया होता है। तब वो अपना पुराना आर्क रिएक्टर यूज करके किसी तरीके से अपना कॉन्शियसनेस वापस हासिल करता है और सूट अप होके वहाँ से निकल जाता है। और इधर हमें देखने को मिलता है कि ओबिडाई ऑस्टिन ने मार्क 1 आर्मर के ब्लूप्रिंट की मदद से अपने लिए भी एक आयरन मैन सूट बना लिया है और जिसे वो नाम देता है आयरन मॉन्गर। यार ये आयरन मॉन्गर सूट आयरन मैन के सूट से काफी बड़ा होता है और जैसे ही ओबिडाई ऑस्टिन टोनी का वो आर्क रिएक्टर लगाता है वो सूट पूरी तरीके से पावर अप हो जाता है। और इसके बाद टोनी ओबिडाई ऑस्टिन को ढूंढता हुआ जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलती है और इस फाइट में आयरन मॉन्गर आयरन मैन के ऊपर काफी भारी पड़ने लग जाता है और टोनी ये समझ गया होता है कि इतने पावर से वो आयरन मॉन्गर को कभी नहीं हरा सकता। और इसके फौरन बाद टोनी को ये आइडिया आता है कि क्योंकि उसका पहला सूट हवा में ज्यादा ऊपर जाने के बाद फ्रीज हो गया था तो इसलिए वो सीधे ऊपर की तरफ जाता है और आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। और इसके बाद यार वो दोनों जैसे ही 91 फीट के ऊपर जाते हैं आयरन मॉन्गर का सूट भी फ्रीज हो जाता है और आयरन मॉन्गर नीचे गिरने लगता है। मगर ओबिडाई आयरन मॉन्गर को किसी तरीके से स्टेबलाइज कर देता है और वो दोनों सीधे के सीधे उसे बड़े से आर्क रिएक्टर वाले बिल्डिंग के ऊपर गिरते हैं और वो दोनों अब उस आर्क रिएक्टर वाले बिल्डिंग के छत पे होते हैं। तो यार वहाँ पे टोनी पेपर पॉट्स को उस आर्क रिएक्टर को फुल पावर में चालू करने के लिए कहता है, जिसके बाद पेपर पॉट्स के जैसे ही उस आर्क रिएक्टर को फुल पावर देते ही उस आर्क रिएक्टर से काफी बिजली ऊपर की तरफ निकलती है, जिसके चपेट में ओबिडाई ऑस्टिन आते ही वो वहीं पे मर जाता है और टोनी इस ब्लास्ट को किसी तरीके से सरवाइव कर लेता है। और इसके दूसरे दिन यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी स्टार्क को बुलाया जाता है और वहाँ पे सील्ड का एजेंट फिल कोल्सन भी पहुंचा हुआ होता है। तो फिल कोल्सन टोनी स्टार्क को एक स्क्रिप्ट देके ये बोलता है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक वही बोलना है जो कि इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और जैसे ही वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी पहुंचता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन सुनने के बाद वो ये कहता है, Truth is, I am Iron Man. तो यार टोनी यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देता है। अब पूरी दुनिया जान चुकी थी कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। और गाइस यहाँ पे आयरन मैन 1 एंड हो जाती है। वो भाई कहाँ चले, अभी पोस्ट क्रेडिट बचा हुआ है। तो यार पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के घर में आए हुए होते हैं और यहाँ पे निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से ये कहता है कि वो टोनी को एवेंजर इनिशिएटिव में शामिल करने के लिए आया हुआ है। और गाइस यहाँ पे फाइनली ये मूवी एंड हो जाती है। यार कमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। यार मैंने ये सीरीज चालू किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एमसीयू की स्टोरी आप सभी को पता होनी चाहिए। तो यार मैं जल्द ही एमसीयू की दूसरी मूवीज का रिकैप लाने वाला हूँ। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।